नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन गोस्वामी एक बार पुनः ओनो स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि हम पिछली कक्षाओं में भारतीय संविधान के विशेषताओं और प्रस्तावनाओं पर बात कर चुके थे और उससे अगले क्रम में आज हम जो है भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट पे बात करने वाले हैं, जो कि शीर्षक जिसका इंडियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारतीय संघ भारतीय संघ भारतीय संघ एवं इसके संघराज्य क्षेत्र, भारतीय संघ एवं इसके संघराज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ये इस पे बात करने वाले हैं हम। तो दोस्तों, इसके तहत हम जो है मुख्य रूप से दो तीन टॉपिक या कहें तो दो तीन बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट में क्या क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट में क्या क्या दिया गया है, और इसके साथ ही साथ जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनमें मेन रूप से क्या वर्णित किया गया है, और उनको हम एनालिसिस करके देखेंगे कि दरअसल संविधान जो निर्माता थे उनका मोटिव क्या था इस शीर्षक के तहत। और इसके तहत हम देखेंगे कि भारतीय संसद जो है वो किसी नए राज्य का निर्माण करती है तो किस तरीके से करती है, और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि उसके लिए संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है या साधारण बहुमत की। और यहाँ पे हम साथ ही साथ ये देखेंगे कि साधारण बहुमत क्या होता है और विशेष बहुमत। हालांकि संशोधन की प्रक्रिया जो है उसमें हम देखने वाले हैं कि साधारण बहुमत और विशेष बहुमत क्या होता है। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उस दौर में भाषाई आधार पर, और जो समितियाँ बनी थी, आयोगों का गठन हुआ था, ये सब हम देखने वाले हैं इसमें। तो दोस्तों, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं कि भारतीय संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, भारतीय संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों, आर्टिकल 1 जो है वो कहता है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का एक संघ जो हो। तो अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे कहा जाता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। इंडिया, पहली चीज, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत, भारत। अब यहां से दो चीज निकल के आई। पहली चीज कि हमारे देश का नाम क्या रखा गया है? इंडिया और भारत दोनों। क्या रखा गया है? इंडिया और भारत। मतलब कि जब संविधान निर्माण हो रहा था तब संविधान विज्ञों के बीच में मतभेद था कि हम भारतीय संविधान में भारत के या मतलब अपने देश के किस नाम को अपनाएं। बहुत से लोग जो है, बहुत से विद्वान जो है इंडिया के पक्ष में थे, बहुत से भारत के पक्ष में थे। तो इसको समन्वित करते हुए क्या किया गया कि दोनों नामों को अपना लिया गया। यदि आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में अपने देश को किस नाम से उद्घोषित किया गया है, तो इसका आंसर होगा इंडिया और भारत दोनों नाम से। तो पहली चीज तो ये क्या निकल के आई कि भारत और इंडिया, क्या निकल के आई? अपना देश का नाम क्या है? भारत और इंडिया। और दूसरा ये, इस आर्टिकल से दूसरा ये चीज निकल के आई, क्या होगा? राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। राज्यों का संघ होगा, संघ होगा। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि संघ का मतलब क्या होता है, संघ से क्या तात्पर्य है। जैसे कि यहाँ पे संघ का मतलब है यूनियन, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनियन। यूनियन। एक शब्द होता है फेडरल। क्या होता है? फेडरल। फेडरल। ये शब्द जो है, फेडरल शब्द, ये अमेरिका में चलता है, और ये जो यूनियन शब्द है ये भारत में अपनाया गया है। तो दरअसल संघ का मतलब क्या है और फेडरल का मतलब क्या है, ये हम डिटेल में समझेंगे, तब जाके हमें समझ में आएगा कि आर्टिकल 1 जो है
उसमें जो बात कही गई है उसका तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, तो संघ जो है यानी कि यूनियन जो है, इसका मतलब होता है कि भारत जो है वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि राज्यों ने आपसी समझौता किया और भारत का उद्भव हो गया या कोई नई शक्ति का उद्भव हो गया, नहीं। यानी कि भारत जो है, पहली चीज, भारत जो है, भारत राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। किसका? समझौते का परिणाम नहीं है। पहली चीज, परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं है। अब दूसरी चीज क्या निकली यूनियन से? पहली चीज निकली कि भारत जो है वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरी चीज ये निकली कि भारत जो है एक संघ है और राज्य जो है इससे अलग नहीं हो सकते। राज्य जो है अपनी इच्छानुसार इससे अलग नहीं हो सकते, इससे अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, हो सकते। अब इसका मतलब क्या निकला यूनियन का कि भारत जो है वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये निकली कि राज्य जो है वो अपनी इच्छा अनुसार संघ से अलग नहीं हो सकते। यानी कि अखंडता, जो प्रस्तावना अखंडता की बात की गई थी, वो यहाँ पे परिलक्षित होती है। तो हमने देखा कि संघ का तात्पर्य क्या है, संघ का तात्पर्य क्या है। इसके साथ ही साथ देखेंगे कि हम फेडरल का मतलब क्या होता है। फेडरल, फेडरल जो अमेरिका में है, तो फेडरल जो है उसका मतलब होता है कि जो संघ जो होता है, संघ जो होता है वो राज्यों के बीच, राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम होता है। मध्य समझौते का परिणाम होता है। किसका परिणाम होता है? समझौते का परिणाम होता है, समझौते का परिणाम होता है। जैसे कि अमेरिका जो है उसमें 50 राज्य हैं, उन राज्यों ने आपसी समझौता किया और अमेरिका का उद्भव हुआ। और अमेरिका में जैसे देखेंगे हम कि उसे कुछ शक्तियां दे दी गई, और वहाँ पे जो केंद्र है, क्या है? केंद्र, केंद्र जो है उस पे अवशिष्ट शक्तियां नहीं है। क्या है? अवशिष्ट शक्तियां नहीं है। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? राज्यों के पास। किसके पास हैं? राज्यों के पास। यानी कि ये समझिए कि जिसके पास अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां होती हैं कि जो अभी मतलब उल्लेखित नहीं है, भविष्य में किसी शक्ति का निर्माण हो तो वो किसके पास जाएगी? तो जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो जिसके पास होंगी वो क्या होंगे? क्या होंगे? वही शक्तिशाली होगा। जैसे कि भारत में क्या होता है? भारत में क्या होता है? भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र के पास जाती हैं। समवर्ती सूची है भारत में, जो है 3 तरह की सूचियां पाई जाती हैं 7वीं अनुसूची के तहत। एक होती है केंद्र सूची, जिसे हम संघ सूची बोलते हैं, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। तो राज्य जो है वो किन किन विषयों पर कानून बना सकता है, ये राज्य सूची में वर्णित है। केंद्र किन किन विषयों पर कानून बना सकता है, ये उसमें केंद्र सूची में वर्णित है। और जो समवर्ती सूची है उस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि अगर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं एक ही विषय पर, तो क्या होता है कि केंद्र का कानून लागू होता है। ये सब उल्लेखित है। तो हम देख रहे थे कि संघ जो है राज्य के मध्य समझौते का परिणाम होता है, किसमें? फेडरल में, जैसा कि अमेरिका में है। और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं
कि संघ चाहे तो राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकता है, राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकता है, परिवर्तन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, पहली चीज। तो हमने देखा कि फेडरल का मतलब क्या होता है। एक तो मतलब होता है राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम, और दूसरा मतलब होता है राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब हम देखेंगे कि जो भारत को कहा जाता है कि भारत जो है, सबसे पहले देखेंगे कि भारत जो है विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, अविभाजित संघ क्यों कहा जाता है। और अमेरिका को अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे जो है समझने वाली बात यह है कि भारतीय संविधान जो है वो आर्टिकल 3 के तहत, भारतीय संसद जो है आर्टिकल 3 के तहत राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है और उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसके साथ ही साथ नए राज्य का निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों का गठन कर सकती है और नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। तो यानी कि राज्य जो है क्या कर सकती है, राज्यों का क्या कर सकती है, राज्यों का गठन कर सकती है, निर्माण कर सकती है, प्रवेश कर सकती है और विभाजन, जिसे बोलते हैं हम, विभाजन कर सकती है। तो संसद जो है क्या कर सकती है, विभाजन कर सकती है विदाउट राज्यों की मंजूरी के। राज्यों की मंजूरी आवश्यक नहीं है, राज्यों की मंजूरी आवश्यक नहीं है, पहली चीज। तो हमने देखा कि भारत में जो संसद जो है वो क्या कर सकती है, विभाजन कर सकती है। वो देखेंगे हम, अभी आर्टिकल 2 और 3 देखेंगे अच्छे से। बस मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि विभाजित राज्यों का विभाजित संघ क्यों कहा जाता है। तो विभाजन कर सकती है, यानी कि राज्यों का क्या कर सकती है, विभाजन, इसलिए विभाजित राज्य। लेकिन अविभाजित संघ का मतलब क्या है, राज्य जो है संघ से कभी भी विभाजित नहीं हो सकते, इसलिए क्या है, संघ क्या है, अविभाजित। तो ये हो गया अविभाजित संघ, ठीक है। अब देखें कि अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ अमेरिका को क्यों कहा जाता है, कि अमेरिका जो है विदाउट राज्यों की मंजूरी के राज्यों की सीमा में, राज्यों में परिवर्तन नहीं कर सकता, इसलिए कहा जाता है अविभाजित राज्य। और वहाँ पे संघ में भी परिवर्तन अब नहीं हो सकता, इसलिए क्या कहा जाता है, अविभाजित संघ। तो ये दोनों चीज़ हमने देखी, अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। जो अनुसूची फर्स्ट है, अनुसूची प्रथम, वो जो है राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित है। कैसे संबंधित है, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित। अभी प्रेजेंट में जो है 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रेजेंट में क्या है, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची फर्स्ट किससे रिलेटेड है,
राज्यों से और संघ शासित क्षेत्रों से। अनुसूचियां जो है अभी प्रेजेंट में 12 हैं और इन्हें अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि पूछ लेता है अनुसूची 10 किससे रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए, दल बदल कानून से रिलेटेड है। पूछ लेगा अनुसूची 8 किससे संबंधित है, आपको बताना पड़ेगा भाषाओं से संबंधित है, कितनी भाषाएं मौजूद हैं बताना पड़ेगा, 22 भाषाएं मौजूद हैं, कौन से संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई थी, चौथी अनुसूची किससे रिलेटेड है, तीसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। एक एक बारीकी से पॉइंट याद करना पड़ेगा, तब जाके आपको एग्जाम क्लियर होता है। दरअसल अगर हम बात करें कि एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, तो पहली चीज तो ये कि आपको उसके लिए सकारात्मक अभिवृत्ति रखनी पड़ेगी। क्या? सकारात्मक अभिवृत्ति। किसके प्रति? अपनी मेहनत के प्रति। किसके प्रति? अपनी मेहनत के प्रति। पहली चीज, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है या हम गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसके प्रति कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक अभिवृत्ति। दरअसल अभिवृत्तियां जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। किसी भी चीज़ के प्रति 2 प्रकार के नज़रिया होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है? स्मार्ट स्टडी का मतलब है जो पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न उठते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, उस पोर्शन पर सबसे ज़्यादा ध्यान या सबसे ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। और जिस पोर्शन से कम क्वेश्चन बनते हैं उस पर कम ध्यान। और आपको ना एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि इस डायरेक्शन में जाके हम सही दिशा पकड़ सकते हैं। मतलब सही दिशा का होना और सही मेहनत। सही दिशा में मेहनत अगर लगेगी तो आप कामयाब हो जाएंगे। एक व्यक्ति जो है ये ट्रेन है। क्या है? ट्रेन। 2 ट्रेन हैं। एक ट्रेन जो है वो जा रही है इस दिशा में, एक ट्रेन जा रही है इस दिशा में, लेकिन दोनों इंसानों को जाना एक ही जगह पे है। दोनों इंसानों को सफल होना है। लेकिन क्या है कि इंसान दोनों पहुंचे तो मेहनत करके एक ही जगह पे। कहाँ पे? एक ही जगह पे। लेकिन दिशा अब गलत पकड़ गए तो एक इंसान जो है अपनी सफलता से क्या होता जाएगा? दूर होता जाएगा, और एक इंसान अपनी सफलता के पास आता जाएगा। तो सही दिशा में मेहनत का होना जरूरी है सफलता के लिए। तो दोस्तों देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे। अनुसूची फर्स्ट देखी हमने कि राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में बात आती है। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि आर्टिकल 2 जो है क्या कहता है। इससे पहले हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों इसमें जो है 3 क्षेत्र शामिल होते हैं। पहला है राज्य, संघ क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र। संघ शासित क्षेत्र। और तीसरा है जो क्षेत्र भारत कभी भी शामिल कर सकता है। भारत कभी भी शामिल कर सकता है। तो यदि हम देखें कि भारत के राज्य क्षेत्र का तात्पर्य, तो संघ, यदि हम कहें कि भारत जो है संघ, एक होता है संघ, तो संघ व्यापक टर्म है
या राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र नहीं, भारत के क्षेत्र, भारत के क्षेत्र, भारत के क्षेत्र। तो संघ जो है इन दो चीजों को समेटता है, लेकिन भारत के क्षेत्र में ये तीसरी चीज शामिल हो जाती है। तो भारत के क्षेत्र जो है वो व्यापक टर्मिनोलॉजी है। भारत के क्षेत्र, और इसके अंदर क्या आता है, संघ क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ये है टर्मिनोलॉजी। तो दोस्तों हमने देखा आर्टिकल 1 जिसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत जो है क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2, दरअसल आर्टिकल 2 जो है वो कहता है कि भारतीय संसद जो है उन शर्तों के आधार पर, उन शर्तों के आधार पर नए राज्यों का प्रवेश, पहली चीज कहता है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का, नए राज्यों का प्रवेश, और दूसरी चीज कहती है नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन। तो आर्टिकल 2 जो है उसमें कहा गया है कि संसद जो है कुछ निबंधनों और शर्तों के आधार पर नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों का गठन कर सकेगी। अब हम इन्हें बारी बारी से समझेंगे कि नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों के गठन से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश, जैसे कि सिक्किम जो राज्य था, जब भारत आज़ाद हुआ था तो 3 रियासतें जो थीं बची हुई थी, जो न तो पाकिस्तान में शामिल हुई थी और न भारत में शामिल हुई थी। जूनागढ़ थी, कश्मीर थी और एक हैदराबाद थी। तो क्या किया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, किसके आधार पर, जनमत संग्रह के आधार पर, एक कश्मीर जो थी उस पर पुलिस कार्रवाई की गई, मतलब पाकिस्तान की तरफ से, फिर जो भी चला हम देखेंगे बाद में। और हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाइयाँ की गई। तो ये हमने देखा कि अपनाया गया। लेकिन जो सिक्किम था, सिक्किम का क्या था कि सिक्किम भारत में शामिल हुआ, क्या हुआ, भारत में शामिल हुआ 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। क्या हुआ, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो ये भारत में प्रवेश कर लिया गया, क्या कर लिया गया, प्रवेश कर लिया गया, प्रवेश 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया, प्रवेश कर दिया गया सिक्किम का। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया, इसे भारत का राज्य बना दिया गया। क्या कर दिया गया, भारत का राज्य बना दिया गया। दरअसल पहले जो है आर्टिकल 2 के क के तहत इसे शामिल किया गया था और बाद में आर्टिकल 2 के क को समाप्त कर दिया गया। तो नए राज्यों का प्रवेश, मतलब नए राज्यों का प्रवेश का मतलब है वे राज्य जो पहले से अस्तित्व में हैं और फिर मतलब जो है उनका सरकार ने क्या किया, प्रवेश कर लिया अपने संघ क्षेत्र में। यह है नए राज्यों का प्रवेश। यदि बात की जाए नए राज्यों के गठन की, तो जैसे कि कोई एक क्षेत्र है, कोई एक छोटा सा क्षेत्र है, छोटा सा क्षेत्र है, कोई एक छोटा सा क्षेत्र है, उसका क्या किया गया, भारत में शामिल किया। क्या किया, भारत में शामिल किया।
लेकिन ये इतना छोटा है कि मतलब राज्य नहीं है। क्या है? राज्य नहीं है। लेकिन सरकार ने इसकी सांस्कृतिक और वो सब विविधताओं के देखते हुए इसे क्या किया? राज्य बना दिया गया। क्या बना दिया गया? राज्य का गठन कर दिया गया। पहले इसका प्रवेश हुआ, उसके बाद इसको राज्य बना दिया गया। तो ये था राज्यों का गठन। क्या था? राज्यों का गठन। तो आर्टिकल 2 जो है वो कहता है कि संसद जो है वो कुछ निबंधनों और शर्तों के तहत क्या कर सकेगी? नए राज्यों का प्रवेश कर सकेगी और नए राज्यों का गठन कर सकेगी। तो आर्टिकल 1 और 2। अब हम यदि बात करें आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 जो है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि संसद के पास यह शक्ति है, कि संसद के पास यह शक्ति है कि वह 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर, दूसरी चीज एक राज्य तथा दूसरे राज्य के कुछ क्षेत्र को मिलाकर, तीसरी चीज कुछ राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर, कुछ राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर, दो या अधिक राज्यों को मिलाकर, एक राज्य तथा दूसरे राज्य के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर, कुछ राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर तथा क्या कर सकेगी? नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। क्या कर सकेगी? निर्माण कर सकेगी। अब हमने देखा कि संसद के पास क्या है? राज्य के निर्माण की शक्ति है। वो किसी भी तरह से एक राज्य की थोड़ा सा हिस्सा लिया, दूसरे राज्य पूरा ले लिया, 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया, और कई राज्यों को मिला के एक नया राज्य बना दिया। तो संसद के पास ये शक्ति है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। इसके साथ ही साथ संसद के पास ये भी शक्ति है आर्टिकल 3 के तहत कि वो जो है राज्य की सीमा में परिवर्तन और राज्य के नाम में परिवर्तन, कर सकेगी। ये सब शक्तियां आर्टिकल 3 में संसद को दी गई हैं। लेकिन ये सब होगा कैसे? प्रोसेस क्या है इसकी? तो आर्टिकल 4 में कहा गया है, पहले आर्टिकल 4 को बाद में समझाएंगे, पहले ये समझते हैं कि ये सब होगा कैसे। कि आर्टिकल 2 और 3 क्या है? साधारण बहुमत से पारित होंगे। किससे? साधारण बहुमत से। आर्टिकल 2 और 3 किससे पारित होंगे? साधारण बहुमत से। अब हमें ये देखना है कि दरअसल साधारण बहुमत होता क्या है। तो साधारण बहुमत जो है वो जो है सदन में उपस्थित क्या है? सदन में उपस्थित सदस्यों का बहुमत। बहुमत का मतलब यहाँ पर हो गया
सदन में उपस्थित सदस्यों का 1/2+1, 1/2+1। जैसे कि अगर 60 सदस्य मौजूद हैं तो इसका 1/2+1 यानी कि 31 सदस्य। मैंने एग्जाम्पल दिया है ये। तो हमने देखा कि सदन में उपस्थित सदस्यों का बहुमत क्या है? साधारण बहुमत, आर्टिकल 2 और 3 के तहत। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति के पास पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी, और राष्ट्रपति जो है वो राज्य के पास या राज्य से सलाह मांगेगा कि ऐसा किया जाए या नहीं। अब राज्य जो भी सलाह देता है एक निश्चित टाइम के अंदर देनी पड़ती है। अब राज्य जो भी सलाह देगा कि हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये राष्ट्रपति और संसद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे स्वीकार करती है या नहीं। तो क्या है, ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति और संसद के ऊपर, वो स्वीकार करते हैं या नहीं। तो हमने देखा कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन किए जाएंगे वो साधारण बहुमत से किए जाएंगे। और जो आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 4 वो कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 जो है, आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए गए संशोधन संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्या नहीं माने जाएंगे? संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अब हमने ये देखा कि भारतीय संसद जो है, भारत की जो संसद है वो राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन भी कर सकती है, नए राज्यों का प्रवेश भी कर सकती है। तो क्या मतलब भारत के किसी राज्य क्षेत्र को दूसरे देश को भी सौंप सकती है क्या? क्या भारतीय संसद के पास ये शक्ति है कि वो अब भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश के पास सौंप सकते हैं, या किसी दूसरी महाशक्ति जैसे कि राष्ट्रपति या किसी और को ये पावर दी गई है? तो दरअसल जब 1960 में ये बात चला था, एक बेरुवाड़ी क्षेत्र था पश्चिम बंगाल में, तो उसे पाकिस्तान को सौंपने के संदर्भ में बात चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे आए दिन प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि जब आपकी सीमाएं किसी देश के साथ इस टाइप से हों और यहाँ पे कोई गांव मौजूद हो, तो यहाँ पे क्या हो, जो लोग रहते हैं उनको तो डिस्टर्ब होता ही है, साथ में उस देश की सेना को, दोनों देशों की सेनाओं को प्रॉब्लम होती है। तो इस चक्कर में दोनों देशों ने समझौता किया कि कुछ क्षेत्र हम आपको देंगे और हम मतलब आप हमको दीजिए, या फिर बेरुवाड़ी क्षेत्र हमको सौंप दीजिए। कहने का मतलब ये है। तो जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, तो जब ये बात चल रही थी कि बेरुवाड़ी क्षेत्र को क्या सौंपा जा सकता है, तो विपक्षी दल जो थे उन्होंने वह फो मचा रखे थे। तो क्या किया जवाहरलाल नेहरू ने कि संसद में जो शक्ति है कि नहीं, तो क्या किया उन्होंने राष्ट्रपति के पास ये मामला भेजा, या राष्ट्रपति से क्या किया, राष्ट्रपति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह मांगी। क्या मांगी? सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह मांगी। आर्टिकल 143 जो है, आर्टिकल 143 जो है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रपति जो है किसी संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो राष्ट्रपति ने सलाह मांगी कि आर्टिकल 2 या 3 के तहत भारतीय संसद के पास ये अधिकार है कि वो किसी क्षेत्र को, भारत के किसी क्षेत्र को किसी सौंप दे, किसी अन्य देश को सौंप दे, अन्य देश को सौंप दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बेरुवाड़ी केस में मना कर दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज यदि किसी देश को, यदि भारत का किसी क्षेत्र, यदि भारत का कोई क्षेत्र, भारत का कोई क्षेत्र
कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को सौंपना है, क्या करना है, अन्य देश को सौंपना है, तो इसका केवल एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। वो कौन सा तरीका है? 368 के तहत संशोधन, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करके भारत के किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपा जा सकता है। इसके साथ ही जैसे ये वहाँ से बेरुवाड़ी केस में निर्णय आया, तो सरकार ने क्या किया, 9वां संविधान संशोधन 1960 में पारित कर दिया, 9th अमेंडमेंट। नौवां अमेंडमेंट लागू किया 1960 में, और बेरुवाड़ी क्षेत्र को किसे सौंप दिया, पाकिस्तान को सौंप दिया गया। अब पाकिस्तान को सौंप दिया ये क्षेत्र, उसके बाद जो है एक समझने वाली बात यह है कि यदि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। मैंने आपको आर्टिकल 1 पढ़ाया, आर्टिकल 2 पढ़ाया, आर्टिकल 3 पढ़ाया, आर्टिकल 4 पढ़ाया, ये भी बताया आर्टिकल 4 के तहत कि आर्टिकल 2 और 3 में जो किए गए संशोधन नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 3 भी पढ़ाया कि राज्य संसद के पास जो है वो राज्यों के निर्माण में, राज्यों की सीमा में, राज्यों के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति है। आर्टिकल 2 में जो है राज्यों के प्रवेश से संबंधित, और दूसरा कि राज्यों के गठन से संबंधित शक्ति दी गई है। और आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, भारत जो है एक संघ होगा राज्यों का। ये सब हमने पढ़ा। इसके बाद जो है मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण होने से पहले जो नए राज्यों के निर्माण की बात कही गई थी या चल रही थी, भाषाई आधार पर बात चल रही थी, और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, कुछ समितियां और आयोग बने थे, तो उनके क्या आधार था, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखें अगर, तो पहली चीज़ ये थी कि पहला स्टेटमेंट ये है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1 कि संविधान में भारतीय राज्यों के अस्तित्व को सुरक्षा या गारंटी प्रदान की गई है। क्या? सुरक्षा या गारंटी प्रदान की गई है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 3 के तहत किए गए संशोधन साधारण बहुमत से पारित होंगे। साधारण बहुमत से क्या होंगे? पारित किए जाएंगे। ये है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, एक केवल ए,
2, केवल बी, 3 दोनों, और 4 नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब बताइए, आपको बताना है कि ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं मैंने जो पढ़ा है उसमें से, और आपको बताना है कि कौन से इनमें से स्टेटमेंट सही या गलत है। आपको सही स्टेटमेंट बताने, क्या बताने हैं, कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि संविधान में भारतीय राज्यों के अस्तित्व को सुरक्षा या गारंटी प्रदान की गई है। संविधान में भारतीय राज्यों के अस्तित्व को सुरक्षा या गारंटी प्रदान की गई है। और दूसरा है आर्टिकल 3 के तहत किए गए संशोधन साधारण बहुमत से पारित किए जाएंगे। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है या सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है सॉरी 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 इसका जो आंसर है वो है केवल 2। क्या है, केवल दूसरा, केवल बी। आर्टिकल 3 के तहत किए गए संशोधन साधारण बहुमत से पारित किए जाएंगे, इसमें तो किसी को दो राय नहीं होगा। अब ये पहला जो है इसमें क्या गलत है, इसमें देखिए आर्टिकल 3 के तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य जो है वो संसद जो है वो राज्यों के अस्तित्व को मिटा सकती है या जो है उसके अस्तित्व को परिवर्तित कर सकती है। उदाहरण के लिए राज्य की सीमा में परिवर्तन क्या हो गया, राज्य के अस्तित्व में ही तो परिवर्तन हो गया। पहले उसका क्षेत्र इतना था, अब संसद ने दूसरे राज्य को इसमें मिला दिया, अब उसका क्षेत्र इतना बड़ा हो गया, ये उसका अस्तित्व ही तो बन रहा है। तो उसके अस्तित्व की गारंटी क्या है, प्रदान नहीं की गई है। तो पहला जो है सुरक्षा या गारंटी प्रदान नहीं की गई है, इसका होता प्रदान नहीं की गई है, तो ये सही हो जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, केवल बी, केवल बी, बाकी सब गलत। तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि जो मांगे उठ रही थी नए राज्यों की, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो भाषाई आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग उठ रही थी। तो सबसे पहले सरकार ने क्या किया, धरा आयोग का गठन किया कि आपको ये बताना है कि क्या आधार होना चाहिए, नए राज्यों का गठन का आधार, गठन का आधार। तो जो धरा आयोग ने सिफारिशें दी उसमें कहा गया कि पहली सिफारिश ये कि राज्यों के गठन का जो मुख्य आधार होना चाहिए वो होना चाहिए प्रशासनिक। क्या होना चाहिए, प्रशासनिक, न के भाषाई आधार, भाषाई आधार, पहली चीज। उसके बाद क्या किया गया, दूसरा समिति बिठाई गई, जेवीपी समिति, जेवीपी समिति, जिसमें जो सदस्य थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और एक तीसरे सदस्य थे पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, सीतारामैया। इनका जो क्रक्स निकल के आया, इन्होंने भी सेम वही बात कही जो धरा आयोग द्वारा कहा गया था कि जो राज्यों का निर्माण हो या राज्यों का जो गठन किया जाए वो प्रशासनिक आधार पर किया जाए, राज्य की एकता और अखंडता का सुनिश्चित किया जाए, न कि भाषाई आधार पर किसी राज्य का गठन किया जाए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, 1953 में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनका नाम था श्री रामालू। इनका क्या था कि ये नए राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की मांग कर रहे थे और 56 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे। कितने दिन से, 56 दिन से।
और 56 दिन बाद क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो ऊहापोह मच गया और आनन फानन में सरकार को क्या करना पड़ा, एक नई राज्य का गठन करना पड़ा भाषाई आधार पर। क्या करना पड़ा, नई राज्य का गठन करना पड़ा भाषाई आधार पर। और आंध्र प्रदेश वह पहला राज्य बना भाषाई आधार पर। क्या बना, पहला भाषाई आधार पर राज्य कौन सा बना, पहला भाषाई आधार पर राज्य, आधार पर राज्य, राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश। कौन सा बना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। जैसे ही नए राज्य का निर्माण हुआ आंध्र प्रदेश का, तो नए राज्यों की निर्माण की मांग और जोरों से पकड़ने लगे। तो सरकार ने क्या किया, एक नए आयोग का फिर से गठन किया, जिसका नाम था, एक नए आयोग का गठन किया जिसका नाम था फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जानते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग। इससे सिफारिशें मांगी गई कि राज्यों का निर्माण किस आधार पर किया जाए। और इसमें मुख्य रूप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि फजल अली आयोग में कौन कौन से वो 2 सदस्य थे। फजल अली जो है वो उसके हेड थे, इसके हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और एक जो है के एम पंडिकर, के एम पंडिकर, ये इसके सदस्य थे। इन्होंने सिफारिश दी कि जो नए राज्यों का गठन किया जाए वो भाषाई आधार पर किया जाए। किस आधार पर, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर किया जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाए कि एक राज्य की एक भाषा नहीं होना चाहिए, एक राज्य की एक भाषा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था का ध्यान रखा जाए तथा संघ की एकता और अखंडता की भी मर्यादा रखी जाए। इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 1956 में क्या किया, 14 राज्यों का और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। तो दोस्तों आज का जो पहला चैप्टर था, पहला पार्ट था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, हमने देखा आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 क्या कहता है और इसके जो प्रावधान थे मुख्य रूप से, और नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है, नए राज्यों के नाम में परिवर्तन कौन कर सकता है, नए राज्यों का प्रवेश किस तरह होता है, ये सब हमने देखा। तो दोस्तों चलिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।